भैरवपुर की एक बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और अलग अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते हैं। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की आवाज से यह जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे सब अब भी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबकर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इसी मुद्दे पर बरगद के नीचे चर्चा तेज थी। जो भी कहिए धनमोहन काका, ये घटनाएं वाकई अजीब हैं। अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही। और सब उसी शमशान के पास वाले कंकाल ताल में ही मर रहे हैं। जो भी हो धनमोहन काका, रघु प्रसाद मास्टर ठीक ही कह रहे हैं। इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोग डूबे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो भी एक ही तालाब में डूबकर मरे हैं। अरे रहने दे, यह गांव है, कोई मुंबई और दिल्ली नहीं। यहां कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी? हम तो किसान की हालात में जीते हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। फिर भी काका, यह सोचने की बात है कि पूरा भैरवपुर झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र कंकाल ताल में क्यों हो रही हैं? हाँ, यही तो गांव में बहुत तालाब है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी कालकूट श्मशान वाले कंकाल ताल में ही हो रही हैं। वहां 2-3 और आदमी भी बैठे थे, लेकिन वह इनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि इस गांव में बड़े बुजुर्ग लोग जो भी बात करते हैं, आम लोग बीच में बोलना ठीक नहीं समझते। और तभी इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है। कंधे पर लाठी और पोटली, कसी धोती और बारीक मूछे में। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहां से आप आए हो? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आंतला से आया हूं। मैं इस गांव के शिवहरी पांडे का वकील हूं। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूं। पर बाबू, आपने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भैरवपुर में मुकदमेबाजी नहीं होती। यह सुनकर परदेसी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गईं। वो पूरी तरीके से उदास सा हो गया। अब क्या करूं? मैं और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं। धनमोहन काका का मतलब गलत मत लेना। असल में शिवहरी पांडे अब इस गांव में नहीं रहते हैं। अरे ओ छोटे लोग, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा तुझे? विक्रम उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूं? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो। क्या है वो रास्ता? जी बताइए। शिवहरी पांडे पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहां उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, कालकूट श्मशान के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? शमशान के पास के तालाब में भूत और आत्मा रहते हैं। उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं घोड़े पाल का लड़का हूं। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। यह कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। धनमोहन काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वो परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं, वह गोरे पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं, मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को। मैं तो अब जा रहा हूं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है।
अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? हाँ, सही कहा। मैं क्या कहता हूं, क्यों ना हम बीर सिंह काका के पास चले क्या? सभी ने इस बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग बीर सिंह काका के घर की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ परदेसी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं, तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वह कंकाल ताल के किनारे कालकूट शमशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यहां अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था। वह आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान, बचाओ मुझे, हे भगवान। वो चीखता है। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम डर से पत्थर सा जम गया। वो राक्षस उसे खींचते हुए कालकूट श्मशान की ओर ले जाने लगा। और उस समय श्मशान से एक रहस्यमयी आवाज भी गूंज रही थी। ले आओ उसे, ले आओ, आजा, आजा, लेकर आओ उसे। उधर मंदिर से बीर सिंह काका बाहर निकले। रघु प्रसाद मास्टर और उनके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों और कहां भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है बीर सिंह काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से कालकूट श्मशान में एक काली साधना करने वाला अघोरी ठहरे हुए है। और आप जानते हैं, मैंने कई बार उस बूढ़े धनमोहन काका को वहां जाते देखा है। लेकिन असली वजह क्या है, यह हम में से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। धनमोहन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है और मैंने भी उसे कई बार कालकूट श्मशान की तरफ जाते देखा है। वो क्या कर रहा है काका? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। वह परदेसी भी उसी शमशान की ओर गया है। हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। ठीक कहा, चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग कालकूट श्मशान की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा वे सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ विक्रम एक कांट पर बंधा है। सामने अघोरी की आग जल रही है। अरे जाग गया रे तू। अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा वैसे? आप कौन हैं? मुझे छोड़ दो। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप। तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से वह भयंकर राक्षस फिर से बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं परदेसी हूं। मेरा परिवार उजड़ जाएगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने में धनमोहन काका भी वहां पहुंच गए। उनका चेहरा अब इंसान से ज्यादा पिशाच जैसा लग रहा था। हाँ, तू परदेसी है, लेकिन बलि का कारण तुझे भी जानना चाहिए। वह तालाब देख रहा है। उस तालाब को अमृत पोखर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसकी भी जान वहां जाएगी, उसकी जीवन शक्ति तालाब में बंध जाएगी। अघोरी और धनमोहन को क्या पता था,
झाड़ियों के पीछे मास्टर बीर सिंह और बाकी गांव वाले उन्हें चुपके से देख रहे थे। हर अमावस को उस अमृत पोखर में डुबकी लगाकर मैं पा सकता हूं लंबी उम्र, जीवन। बहुत बड़ा भोग है रे। यदि अमृत पोखर की साधना पूरी हो गई तो इस बार की अमावस्या में मैं पा लूंगा अमृत का वरदान। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। अब मैं साधना पूरी करता हूं। जय काल पिशाच, जय काल पिशाच। ओए मेरे चेले, अब तू अपना काम कर, खत्म कर इस ठोकर को। इतना कहते ही राक्षस विक्रम का गला काटने जा रहा था। विक्रम कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक जलता हुआ मशाल राक्षस के सीने पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर आग में झुलस उठा। कौन, किसने किया यह? किसकी इतनी हिम्मत हुई रे? किसने किया? झाड़ियों से बीर सिंह, काका और बाकी गांव वाले निकल आए। मशाल फेंकी थी रघु प्रसाद मास्टर ने। धनमोहन, लालची बूढ़े, तुझे अब भी भोग का लालच गया नहीं। अघोरी के साथ मिलकर तू यह कुकर्म कर रहा था। कितने लोगों की जानें ले ली तूने? हां, कर रहा था तो क्या। मैं प्रकृति के नियम से मरना नहीं चाहता। मैं अमर होना चाहता हूं। अमर अमर रहूंगा मैं। रघु प्रसाद मास्टर ने विक्रम का हाथ खोला। विक्रम का हाथ खुलते ही वो गुस्से से लाल होकर धनमोहन की तरफ बढ़ा। इसे क्यों छोड़ा? ये मेरा शिकार था। मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि गांव वालों ने उस अघोरी बाबा को पीट पीट कर मार डाला। बीर सिंह काका जी, इस धनमोहन को मेरे हवाले कर दीजिए। इसे और जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसको मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। रुको, ऐसा मत करो। रुको नहीं, इसे मत मारो। यह मृत ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं हैं जो उसे नियंत्रित कर रही हैं। अगर तुमने इस समय इसे मार दिया तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन विक्रम, जिसे बचाकर जोश आ गया था, किसी की नहीं सुनता। उसने उस बूढ़े धनमोहन को इतना मारा कि मार मार कर मार डाला। बीर सिंह, रघु प्रसाद और कुछ और लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। तो इस तरह भैरवपुर गांव ने अपनी आंखों से देखा कि धनमोहन कैसे तांत्रिक के साथ मिलकर गांव वालों के साथ काली साधना कर रहा था, जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में शमशान की ओर कदम नहीं रखेगा। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।